मैं शपथ लेता हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है। मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में सदैव तत्पर रहूँगा। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगा। जय हिंद। तो अभी तक हम लोगों ने मौर्य प्रशासन, वो मौर्य के बारे में, मौर्य वंश के बारे में पूरा पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा था कि मौर्य की वंशावलियाँ देखी थी कि कौन कौन राजा आए, जिसमें हम लोगों ने देखा चंद्रगुप्त मौर्य ने किस तरीके से मौर्य वंश की स्थापना की, और उसके बाद में हम लोगों ने अध्ययन किया बिंदुसार के बारे में, और फिर बिंदुसार का पुत्र अशोक के बारे में देखा। अब देखो, इतिहास क्यों पढ़ा जाता है? इन राजाओं के नाम जानने के लिए इतिहास नहीं पढ़ा जाता है। राजा तो आए और करके चले गए कार्य जो है, तो इन राजाओं की वंशावलियाँ ही सिर्फ इतिहास नहीं, राजाओं की वंशावलियाँ ही नहीं पढ़ा जाता है। अभी कर लेना, मैं पढ़ाऊँगा साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इतिहास से क्या सीखते हैं कि उस समय का कैसी प्रशासनिक व्यवस्था थी। आज की जो प्रशासनिक व्यवस्था है ना, आप उसकी झलक अभी यहाँ देखोगे। मौर्य प्रशासन में इतना ज़बरदस्त प्रशासन था मौर्य का कि बहुत सारी चीज़ें आज हमको दिखाई देती हैं वो चीज़, लेकिन बीच में इतिहास में ये सब चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं, और वर्तमान समय में ये सब हमको देखने को मिलता है हमको, क्योंकि उस समय ऐसा जो है प्रधानमंत्री था चंद्रगुप्त का, कौन था? चाणक्य जैसे व्यक्ति ने, जिसने अपने किताब में जो है मौर्य प्रशासन की चर्चा की है। तो पूरा मौर्य प्रशासन का हम आज अध्ययन करेंगे, और इसके अलावा जो है समाज का अध्ययन किया जाता है। समाज कैसा था, आज का समाज क्या है। तो ये इतिहास इसीलिए पढ़ाया जाता है कि हमारा आज का समाज जो है, उस समय का समाज कैसा था, आज का समाज कैसा है, और इसके अलावा अर्थव्यवस्था कैसी थी उस समय, आज की अर्थव्यवस्था कैसी है। तो इसीलिए इतिहास को पढ़ा जाता है, और इन सारी चीज़ों से सीखा जाता है। सीख ले करके ही अगर कल को आप किसी जो है पद पर जाते हो, आसीन होते हो, तो अगर ये सारे नॉलेज है कि उस समय ऐसे राजाओं ने ऐसे ऐसे कार्य किए थे, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन आप कर सकते हो जा कर के समाज में, किसी भी वर्ग से लेकर प्रशासनिक अमले में जाओगे। एक जो है लेखपाल से ले करके और IAS तक जो है क्या होते हैं, सब प्रशासनिक जो है कर्मचारी और अधिकारी होते हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे प्रशासन का। देखो, अभी इसको समझें, उसके पहले आप वर्तमान का जो प्रशासनिक ढांचा है उसको थोड़ा समझ लो। हमारा वर्तमान का प्रशासनिक ढांचा क्या है कि केंद्र में एक प्रधानमंत्री होता है, मुख्य रूप से तो चूँकि राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति ही भारत का प्रथम व्यक्ति माना गया है। प्रथम व्यक्ति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और फिर उसको जो है सलाह देने के लिए एक मंत्रिमंडल होती है। मंत्रिमंडल का मुखिया प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। और प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए तमाम मंत्रालय होते हैं। मंत्रालयों का गठन जो है तमाम मंत्रियों के सहयोग से होता है, उसकी अध्यक्षता में। इस तरीके से हमारा वर्तमान परिवेश है। और इसके अलावा जो है राज्यों का विभाजन है, ठीक है। देखो, सत्ता का विभाजन दो तरीके से होता है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, यानी केंद्र से लेकर के और गांव तक आते हैं, तो ये क्या है? ऊर्ध्वाधर विभाजन है। ऊर्ध्वाधर, गांव सबसे छोटी इकाई हो गई। गांव के बाद फिर क्या होता है, जो है एक ग्राम पंचायत होता है, कुछ गाँव को मिला करके। ग्राम पंचायत के बाद फिर ब्लॉक का निर्माण होता है, ठीक है। कई ब्लॉक मिलकर के एक तहसील बनते हैं, कई तहसील मिलकर के एक ज़िले का निर्माण होता है, और कई जिला मिलकर के एक प्रदेश का निर्माण होता है, कई प्रदेश बनकर के हमारा देश बनता है। ये वर्तमान का क्या है? ऊर्ध्वाधर, शक्ति का ऊर्ध्वाधर विभाजन है। ये क्या है? शक्ति का ऊर्ध्वाधर विभाजन है। और इसके अलावा जो क्षैतिज विभाजन होता है, उसमें तमाम चीज़ों को बांट दिया गया है पैरेलल रूप। जैसे न्याय प्रणाली अलग है अपनी, न्याय की, नगर का प्रशासन अलग कर दिया गया है, और इसके अलावा सैन्य व्यवस्था है, ठीक है। भारत में 3 प्रकार की सैन्य व्यवस्थाएं हैं, थल सेना, जल सेना और जो है वायुसेना, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का विभाजन कर दिया गया है अलग से। तो ये क्या है? क्षैतिज विभाजन। ये क्या है? क्षैतिज विभाजन। तो यही व्यवस्था हमको देखने को कहाँ मिलती है? मौर्य काल में। मौर्य काल में जो है, हालांकि अभी वर्तमान समय में केंद्रीकृत व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर क्या है कि गांव से भी जो है विकेंद्रीकृत व्यवस्था है, मतलब ग्रामीण क्षेत्र से जितना भी कानून बनेगा, जितने भी योजनाएं बनेंगी, ग्रामीण क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए बनाई जाएंगी, उनका इम्प्लीमेंटेशन वहीं से होगा। लेकिन जो मौर्य काल का प्रशासन दिखाई देता है, यहाँ पर राजा ही सर्वे सर्वा होता है।
राजा जो है केंद्रीकृत होता है, राजा की ही बात को मानी जाएगी। अंततो गत्वा जो राजा कहेगा वही चीज़ माना जाएगा। लेकिन राजा अपनी सुरक्षा के लिए चाणक्य अपने जो है इसमें, अब ये इसका पता कैसे चलता है प्रशासन का, हमको पहली बात तो ये जान लो, इसका पता हमको चलता है स्रोत की अगर बात करें तो मौर्य प्रशासन की स्रोत, एक तो चाणक्य ने किताब लिखी थी कौन सी, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र से पता चलती है। और मेगास्थनीज क्या था, कौन था, राजदूत था। मेगास्थनीज ने किताब कौन सी लिखी थी, इंडिका, उससे पता चलता है। और इसके अलावा जो है अशोक ने कई अभिलेख लिखे हैं, अशोक ने कई अभिलेख लिखे हैं, तो अशोक के अभिलेख में भी ये पता चलता है, ठीक है। और इसके अलावा जूनागढ़ में, गुजरात वाले क्षेत्र से, जूनागढ़ से जो है रुद्रदामन का अभिलेख प्राप्त हुआ है। किसका, रुद्रदामन का, जूनागढ़ का शासक था रुद्रदामन। तो ये 4-5 स्रोतों से हमको मौर्यकालीन प्रशासन की जानकारी होती है कि किस तरीके से मौर्यकालीन, तो अर्थशास्त्र कहता है चंद्रगुप्त का, उसका क्या नाम है, प्रधानमंत्री कौन था, कौटिल्य, चाणक्य। चाणक्य का अर्थशास्त्र कहता है कि राजा जो शासन का शक्ति का क्या होता था, केंद्र बिंदु होता था। यही और ये इसकी सुरक्षा के लिए कई अंगरक्षिकाएँ लगी होती थी। सुरक्षा के लिए राजा अंगरक्षिकाओं से घिरा रहता। जैसे आज के समय में प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जब कहीं बाहर चलते हैं तो उनके लिए मतलब जेट श्रेणी और तमाम प्रकार की श्रेणी की जो है सुरक्षा व्यवस्था होती है, ऐसे ही राजा के लिए तमाम सुरक्षा व्यवस्था थी। और लेकिन एक जो है मंत्री, एक मतलब प्रथम स्तर का जो मंत्री होता था उसको मंत्रणा कहा गया है। पूरा एक मंत्रिमंडल होता था, मंत्रिमंडल होता था पूरा मंत्रिपरिषद टाइप का, और उससे सलाह लेता था, राजा उनसे सलाह लेता था। लेकिन जरूरी नहीं था कि राजा उनकी सलाह को माने। तो जो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो मंत्रीगण होते थे उनको कहा जाता था मंत्रणा। जो इनके विशेष व्यक्ति होते थे, राजा के विशेष सलाहकार होते थे, उनको क्या कहते थे, मंत्रणा। और ऐसे मंत्रिणाओं में लगभग 5 से 6 व्यक्ति होते थे जो विशेष व्यक्ति थे। इसमें राजा का बेटा भी होता था, यानी राजकुमार भी होता था, प्रधानमंत्री भी होता था, और इसके अलावा जो है विभागाध्यक्ष इसका होता था, जो आपका राजस्व वसूलता था, वो भी होता था। तो इस तरीके से 5-6 प्रकार के व्यक्ति जो होते थे वो क्या कहलाते थे, मंत्रणा। तो मंत्रणा राजा के विशेष जो है सलाहकार होते थे, जो आकस्मिक समय में या किसी अचानक कोई ऐसी आपदा आ जाए या कोई युद्ध की व्यवस्था वो आ जाए तो सेनापति भी इसमें होता था शामिल, इनके जो है उसमें सलाह देने के लिए। तो ऐसे लोग जो है राजा को विशेष सलाह देते थे। और इसके अलावा जो है लगभग 500 सदस्यों की एक मंत्रिपरिषद होती थी। क्या होती थी, मंत्रिपरिषद। जैसे आज के समय में हमारे संसद में कितने सदस्य हैं, लोकसभा की अगर बात करें तो 545 वर्तमान में, ठीक है, और राज्यसभा में 250, ठीक है। तो वो सब मिला करके एक संसद कहलाती है। तो इनकी संसद में लगभग 500 सदस्य हुआ करते थे, किसके, राजा के, ठीक है, सलाह देने के लिए राजा को। और इनमें भी जो कुछ विभाग होते थे, उन विभागों के जो अध्यक्ष होते थे, विभागाध्यक्ष कह सकते हो, या फिर विभाग के प्रमुख होते थे, जो मंत्री होते थे, तो उनको क्या कहा जाता था, तीर्थ कहा जाता था। और वो तीर्थ कितने होते थे, 18 होते थे। ये भी प्रमुख होते थे, लेकिन ये मंत्रणा से थोड़ा सा इनकी पावर क्या होती थी, कम होती थी। भाई जैसे हमारे यहाँ कैबिनेट मंत्री होती है, हमारे यहाँ केंद्र में 3 प्रकार की, राज्यों में और केंद्रों में 3 प्रकार की मंत्रियों की व्यवस्था की गई है। एक कैबिनेट स्तर का मंत्री होता है, ठीक है, एक राज्य मंत्री होता है, और एक उप मंत्री होता है, ठीक है। तो कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते थे वो लगभग जो है मंत्रणा टाइप के होते थे। कौन, मंत्रणा वाले, जो कैबिनेट स्तर के होते थे, ठीक है। और साधारण मंत्री जो होते थे वो इससे कम पावर वाले होते थे। और इसके अलावा जैसे आज के समय में IAS सचिव होते हैं, जो IAS सचिव होते हैं वो क्या होते हैं, विभाग के अध्यक्ष होते हैं, विभाग के अध्यक्ष होते हैं। लेकिन उनका जो मुखिया कौन होता है, वो जनता द्वारा चुना होता है आज के समय में। तो वहाँ पर जो है मुखिया कौन होता था, मंत्रिपरिषद में से होता था। और उनको सलाह देने के लिए कौन होते थे, विभागाध्यक्ष होते थे, जिसको मेगास्थनीज ने मजिस्ट्रेट कहा है। मेगास्थनीज ने क्या कहा है, मजिस्ट्रेट। ये आज के IAS सचिव के समान ये होते थे। जैसे आज का IAS सचिव होता है, जो जिलाधिकारी बनता है, फिर बाद में वो प्रमोट होकर के क्या बन जाता है, सचिव बन जाता है, सचिवालय में जाकर बैठता है। और सचिवालय में तमाम विभाग होते हैं, और उन विभागों को देखने के लिए मंत्री जो है अध्यक्ष होता है, उसका मुख्य जो है प्रमुख होता है। और फिर उसके नीचे जो है कौन होता है, IAS सचिव होता है। मेन काम तो IAS सचिव ही करता है, विभाग के बारे में सारी सूचनाएं इकट्ठा करना, विभाग को कैसे संचालित करना है। भाई नेता तो पढ़ा लिखा भी हो सकता है और अनपढ़ भी हो सकता है, तो उनको सलाह देने के लिए विभागाध्यक्ष होता था। तो
तो इस तरीके से ये व्यवस्था थी। लेकिन यहाँ पर जो है मंत्रिपरिषद वगैरह के सदस्य, मंत्रणा के जो सदस्य होते थे, ये ऐसे नहीं जाते थे। यहाँ पर जो है एक विशेष परीक्षण होता था। जैसे आज के समय में आईएएस के लिए एक आईएएस की विशेष परीक्षा होती है, ऐसे ही इन सदस्यों को वहाँ पर जाने के लिए जो है एक विशेष परीक्षण का जो है उसको पास करके जाना पड़ता था। तो इनकी कितनी ज़बरदस्त व्यवस्था थी। इन्हीं केंद्र में राजा था, लेकिन ये सब की सलाह लेगा, लेकिन लास्ट में सलाह किसकी मानी जाएगी? राजा की। तो राजा यहाँ पर कुल मिलाकर के एक तरीके से शक्तिशाली था, लेकिन वंश जो है निरंकुश नहीं था। निरंकुश का मतलब इस पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये राजा जो है स्वेच्छाचारी नहीं था, किसी पर अत्याचार नहीं करते थे मौर्य के समय में, कि बहुत सारे कल्याणकारी कार्य भी किए हैं। आपने अशोक को देखा, चंद्रगुप्त मौर्य को देखा, बहुत सारे कल्याणकारी कार्य इन लोगों ने किए हैं। तो इस तरीके से अब इनकी वेतन की बात करें तो जो मंत्रणा होता था, इसका वार्षिक वेतन 48,000 पण होता था। कितना? 48,000 पण। जैसे आज का रुपया है, उस समय का जो मुद्रा था उसको क्या कहते थे? पण कहते थे मौर्य काल में। तो प्रश्न आ जाएगा कि पण जो है किस समय की मुद्रा थी? तो मौर्य काल की। और जो तीर्थ थे, जो 18 तीर्थ थे, 18 तीर्थ का मतलब होते हैं, तीर्थ का मतलब प्रमुख मंत्री विभाग के, वो कौन थे? 18 थे। तो 18 तीर्थ जो थे वो उनका वेतन कितना था? 12,000। उनका वेतन कितना था? 12,000 वार्षिक पण, महीने का नहीं, वार्षिक। और जो विभाग मजिस्ट्रेट जो थे, विभाग के अध्यक्ष जो थे, उनका वेतन था 1,000 पण। कितना? 1,000 पण वार्षिक। तो यहाँ से इनसे भी प्रश्न बनते हैं। तो इस तरीके से ये व्यवस्था थी हमारी, किस तरीके से? राजा की केंद्रीकृत व्यवस्था। इस तरीके से केंद्र में राजा होता था और उसको सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होती थी, जिसमें विशेष मंत्री होते थे। क्या कहलाते थे? मंत्रणा। क्या कहलाते थे? मंत्रणा। और लगभग इसमें 5 से 6 मंत्री होते थे, जिसमें प्रधानमंत्री होता था, पुरोहित होता था, सेनापति होता था, ठीक है, और इसके अलावा राजकुमार होता था, ठीक है। तो ये सब इसमें किसमें होते थे? इनके विशेष जो है सलाहकार होते थे, जिनको क्या कहा जाता था? मंत्रणा। और इनका वेतन सबसे ज़्यादा होता था 48,000 के करीब में। किसी राजा के समय 4 होते थे, किसी के समय 5, किसी ने बढ़ा करके 6 कर दिया। जैसे अशोक ने समाहर्ता को भी जोड़ दिया था। समाहर्ता एक जो है मंत्री होता था, तो उसको भी जोड़ दिया था इस तरीके से। तो ये इसमें 5 से 6 मंत्री हुआ करते थे। और मंत्रिपरिषद एक सामान्य मंत्रियों की परिषद थी, जिसमें से जो विशेष मंत्री होते थे वो 18 होते थे, जिनको क्या कहा जाता था? तीर्थ कहा जाता था। 18 प्रकार के तीर्थ होते थे। अभी इनका कुछ तीर्थ जो होंगे उनके हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे, और कुछ विभाग जो होंगे, जो विशेष विभाग, उनका भी हम यहाँ चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोग देख लेते हैं जो व्यवस्था थी प्रशासन की। हमने बताया कि 2 तरीके से व्यवस्था की गई थी, ऊर्ध्वाधर व्यवस्था और क्षैतिज व्यवस्था। ये किताबों में इस तरीके से लिखा हुआ नहीं मिलता है। हमने काफ़ी अध्ययन किया कई किताबों का, तब फिर हमने इनको पावर्स को हमने इस तरीके से डिवाइड किया है। देखो, यहाँ से अगर आप सिविल की परीक्षा दोगे तो आईएएस के मेंस में और पीसीएस के मेंस की परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न आता है, मौर्य प्रशासन पे लिखने के लिए प्रश्न आता है। तो आप जो मैं यहाँ पढ़ाऊँगा, ये जो है जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं उनमें से भी प्रश्न यहाँ से बनेंगे, और आप आईएएस की मेंस की परीक्षा में या पीसीएस की मेंस की परीक्षा में प्रश्न आएंगे तो उन्हें भी हल कर लोगे इस तरीके से। तो मतलब यहाँ पावर्स का विभाजन 2 तरीके से था, देखा गया है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। ऊर्ध्वाधर की अगर बात करें तो सबसे छोटी इकाई क्या थी? गांव थी, जैसा कि आज के समय में है। गांव का जो मुखिया होता था क्या कहलाता था? ग्रामीणी कहलाता था। गांव का मुखिया क्या कहलाता था? ग्रामीणी कहलाता था। और 10 गांव मिलकर के क्या बनता था? संग्रहण। 10 गांव मिलकर के संग्रहण बनता था। संग्रहण का मुखिया कहलाता था गोप। संग्रहण का मुखिया क्या कहलाता था? गोप, ठीक है। और 200 गांव जब मिलते थे तो 200 गांवों को क्या कहा जाता था? खारवटिक। खारवटिक क्या कहा जाता था? खारवटिक। 200 गांवों के समूह को क्या कहा गया? खारवटिक। और खारवटिक आज के ग्राम पंचायत के समान है। कैसे? ग्राम पंचायत। संग्रहण आज के ग्राम सभा के समान है। संग्रहण आज के ग्राम सभा के समान है। और आज के ब्लॉक के समान उस समय क्या थे? द्रोणमुख थे। इसमें 400 गांवों का समूह होता था तो क्या कहलाता था? द्रोणमुख। और जो 800 गांवों का समूह होता था वो क्या कहलाता था? स्थानीय। आज के तहसील से आप इसको तुलना कर सकते हो। और जो आज का जिला है उसको क्या कहते थे? विषय। तो इसमें जो स्थानीय है, द्रोणमुख है, खारवटिक है, इन सबके जो है जो मुखिया होते थे क्या कहलाते थे? स्थानीय। क्योंकि ये सब गांव के ही अंतर्गत आते थे। देखा, इसमें स्थानीय में 8 गांव हैं, द्रोणमुख में 400 गांव हैं, खारवटिक में 200 गांव हैं, तो ये सब स्थानिक कहलाते थे। इनके मुखिया क्या कहलाते थे? स्थानिक। ये जिला और गांव के बीच की कड़ी होती थी। जिला और गांव के
बीच की कड़ी होती थी, ठीक है। तो इसीलिए ये स्थानिक होते थे। और जो विषय है, जो जिला आज के जिला के समान है विषय, इसका मुखिया क्या कहलाता था? विषयपति, ठीक है। और जब कई विषय मिल जाते थे तो क्या बनते थे? मंडल। जैसे आज भी कई जिला बन करके क्या बनते हैं? कमिश्नरी बनते हैं, मंडल बनते हैं, कमिश्नरी कहते हैं ना। तो ऐसे ही मंडल होता था, और मंडल का जो मुखिया होता था वो क्या होता था? प्रदेष्टा। प्रदेष्टा जो होता था मंडल स्तर का होता था, जो राज्य स्तर का होता था, और वहाँ पर महामात्य को नियुक्त करता था राजा। महामात्य को नियुक्त करता था राजा, जो चेक करता था जा करके, मतलब कि यहाँ पर प्रदेष्टा कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, मंडल की व्यवस्था ठीक से चल तो रही है। क्योंकि अगर यहाँ पर केंद्र अपनी व्यवस्था नहीं करेगा तो मंडल हो सकता है स्वतंत्र हो जाए, प्रदेष्टा जो है एक अलग छोटी सी राज्य बना ले अपना, जो है सैनिक विद्रोह करके। तो इसलिए बहुत केंद्रीकृत व्यवस्था थी। और जो है कई मंडल मिला करके इस समय जो प्रांतों में बटा था, कई मंडल मिला करके क्या बनता था? प्रांत बनता था। और इस समय मौर्य काल में 5 प्रांतों का उल्लेख मिला है। कितने? 5। मौर्य काल में 5 प्रांत मिले हैं। और प्रांतों का जो मुखिया होता था वो मोस्टली राज परिवार से होता था। राज परिवार से होता था तो वो कुमार कहलाते थे। क्या कहलाते थे? कुमार या कुमारामात्य कहलाते थे। और ये आज के गवर्नर के समान है। ये आज के, बाद में कर लेना भाई, ये आज के गवर्नर के समान है, ठीक है। और जो राजा होता था वो प्रमुख होता था। इन सब का क्या होता था? प्रमुख होता था। राजा के पास जो है न्याय का भी अधिपति था, न्याय का प्रमुख होता था, न्यायाधीश, प्रमुख न्यायाधीश होता था। जितने भी मतलब न्याय वो मिले, न्याय किसी व्यक्ति को मिला, दंड मिला, अगर वो राजा के पास चला जाए तो राजा जो कह दे कि इस व्यक्ति को कौन सी सज़ा मिलेगी वही मानी जाती थी। अर्थात न्याय का सबसे प्रमुख व्यक्ति कौन था? राजा था, ठीक है। राजस्व का सबसे प्रमुख व्यक्ति राजा था, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें, सैन्य का, जैसे आज के समय में सेना का कमांडर कौन है? राष्ट्रपति है, तीनों सेनाओं का। लेकिन अभी CDS एक नया पद बनाया गया है, क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो कार्यकारी जो है मुखिया होता है सेना का, क्योंकि उसके पास सेना के बारे में कोई नॉलेज नहीं होता है। तो इसीलिए एक नया पद बनाया गया है CDS, तीनों सेनाओं को कंबाइंड करके CDS बनाया गया। जैसे बिपिन रावत जी थे जो अभी जो है हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए थे। तो इस तरीके से CDS बनाया गया है, और हर सेना का इस समय अध्यक्ष होता है। ऐसे ही यहाँ पर भी जितनी भी अभी हम लोग सैन्य प्रशासन देखेंगे तो उसमें सबके सेना, अलग अलग सेना थी और सबके सेना अध्यक्ष हुआ करते थे। तो इस किस चीज़ की मीटिंग है? तो थोड़ा सा 10-15 मिनट बाद आ जाऊँ, थोड़ी देर में आ जाओ, तो 10-15 मिनट बाद आ जाता हूँ ना, ठीक है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर ये जो अब प्रांतों की अगर बात करें तो यहाँ पर 5 प्रांत देखने को कौन कौन से मिलते हैं। देखो, हमने बताया उत्तर में जो है हिमालय से लेकर के दक्षिण में कहाँ तक, कौन सा मैसूर तक ना, मैसूर तक इसका क्या था? इधर अगर बात करें इस तरीके से कुछ भारत का नक्शा हुआ करता था। कैसे? इस तरीके से, क्योंकि इधर अफगानिस्तान भी था भारत में और पाकिस्तान भी था। तो इस तरीके से यहाँ से ऐसे जोड़ देंगे, यहाँ से ये पूरा क्या था? भारत था, और यहाँ मैसूर था, ठीक है। तो ये क्या कहलाता था? उत्तरापथ। ये क्या कहलाता था? उत्तरापथ। उत्तरापथ। और उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला। क्या थी? नोट कर लेना ये 5, तक्षशिला। उत्तरापथ की राजधानी क्या थी? तक्षशिला, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ से लेकर के ये वाला क्षेत्र कहलाता था पश्चिमी प्रदेश। ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता था? पश्चिमी प्रदेश, ठीक है। और पश्चिमी प्रदेश की राजधानी थी उज्जैनी। क्या थी राजधानी इसकी? उज्जैनी। इसकी राजधानी थी उज्जैनी। किसकी? पश्चिमी प्रदेश की। और इसके अलावा ये वाला क्षेत्र कहलाता था प्रासी या पूर्वी क्षेत्र। ये वाला राज्य कहलाता था प्रासी, पूरब साइड में था इसलिए ये प्रासी। प्रासी का मतलब पूर्वी, तो ये पूर्वी प्रदेश था। और इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। इसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। और केंद्र की राजधानी क्या थी? केंद्र की भी राजधानी पाटलिपुत्र थी। भाई अशोक वगैरह कहाँ बैठते थे? पाटलिपुत्र में, ठीक है। और यहाँ से विंध्याचल के दक्षिण में जो राज्य थे उनको कहा गया है दक्षिणापथ। इनको क्या कहा गया है? दक्षिणापथ,
ठीक है। और दक्षिणापथ की राजधानी थी सुवर्णगिरी। क्या थी? सुवर्णगिरी। दक्षिणापथ की राजधानी थी सुवर्णगिरी। और एक जो है अशोक ने जीता था, क्या जीता था जिससे इसका हृदय परिवर्तित हुआ था? कलिंग। तो एक राज्य कलिंग को अलग से एक राज्य बना दिया गया था, एक मतलब कलिंग एक अलग से राज्य था। तो पांचवा राज्य क्या था? कलिंग। और कलिंग की राजधानी थी तोसली। क्या थी? तोसली। कलिंग की राजधानी थी तोसली। तो इस तरीके से ये 5 राज्य थे कब के? मौर्य प्रशासन के। ठीक है। उत्तरापथ, दक्षिणापथ, पश्चिमी प्रदेश और जो है प्रासी या पूर्वी प्रदेश, और जो है कौन सी? कलिंग, जिसकी राजधानी तोसली थी। तो उत्तरापथ की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। प्रश्न आएगा मिलान करने के लिए। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, प्रासी की राजधानी पाटलिपुत्र, और पश्चिम प्रदेश की राजधानी उज्जैनी, दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी, कर्नाटक में है। ठीक है। और कलिंग की राजधानी तोसली। कलिंग उड़ीसा वाला क्षेत्र, तो इसकी राजधानी तोसली। तो इस तरीके से ये 5 क्या थे? प्रांत थे। अब 5 प्रांतों में कौन होता था? कुमार होता था इसका प्रशासक या गवर्नर। ठीक है। और इसके ऊपर कौन बैठता था? महामात्य। महामात्य किसके द्वारा नियुक्त किया जाता था? राजा द्वारा। नियुक्त तो ये भी राजा द्वारा होता था, लेकिन महामात्य प्रदेश, इस पे जो है प्रदेश जो कुमार होता था, इस ये निरंकुश न होने पाए। यानी बहुत सारे राजकुमार ऐसे भी थे ना जो अपने बाप से बगावत करके और अलग राज्य बना देते थे। बहुत सारे आगे देखोगे मध्यकालीन राजाओं में ऐसे ही हुआ है। तो यहाँ पर ऐसी व्यवस्था न हो, इसलिए ये सारी व्यवस्था की थी जो है यहाँ के प्रशासकों ने और प्रधानमंत्रियों ने। ठीक है। तो राजा के साथ में जो सबसे प्रमुख व्यक्ति होता था, प्रधानमंत्री और पुरोहित होता था। प्रधानमंत्री की अगर ये बंद करो, ये पंखा क्यों चलने लगा? खड़े होके बंद कर दो। तो प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री, चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य। और पुरोहित भी चाणक्य ही था, प्रधानमंत्री भी था और पुरोहित भी था। पुरोहित मतलब धर्माधिकारी, धर्म से संबंधित जितने भी बातें होती थी राजा को कौन बताता था? चाणक्य। और बिंदुसार के समय भी कुछ समय तक कौन रहा है? चाणक्य रहा है। चाणक्य के मरने के बाद में खल्लटक प्रधानमंत्री बनता है। कौन बनता है? खल्लटक। और अशोक के समय में कौन था? राधागुप्त। अशोक के समय में उसका प्रधानमंत्री कौन था? राधागुप्त। तो ये याद रखना। बाकी और जो जितने भी पद हैं उनमें जो है इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया? ऊर्ध्वाधर ये प्रशासन का ऊर्ध्वाधर विभाजन। अब हम लोग क्षैतिज विभाजन का बारी बारी से अध्ययन करेंगे। नहीं लिख पाए? देखो यहाँ पर चूंकि नगर का प्रशासन यहाँ पर विशेष रूप से उल्लेख मिलता है। जो इंडिका किताब है, इंडिका किसने लिखी है? मेगास्थनीज। ठीक है। ये सब याद करते चलो हमारे साथ। इंडिका किसकी किताब है? मेगास्थनीज की। इंडिका नाम क्यों रखा? क्योंकि इंडिया में आया था, इंडिया के नाम पर उसने इंडिका रख दी। तो मेगास्थनीज की इंडिका में कौन से प्रशासन की बात होती है? नगर प्रशासन की। नगर प्रशासन की व्यवस्था कहाँ से पता चलती है? इंडिका से। मेगास्थनीज कहता है कि यहाँ पर 6 समितियों के माध्यम से नगर का संचालन किया जाता था। 6 समितियाँ नगर को संचालित करती थी और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे, अर्थात 6 बाई 5 बराबर 30 सदस्यीय व्यक्ति जो है नगर का संचालन देखते थे। अब जब नगर की बात की तो नगर में भवन बनेंगे, सड़कें बनेंगी, वाटिका बनेंगी, साफ सफाई होगी। तो इसको एक अलग से समिति देखती थी जिसको शिल्प कला समिति कहा गया। क्या कहा गया? शिल्प कला समिति। ठीक है। अब इस समिति में कितने सदस्य थे? 5। शिल्प कला समिति, हर समिति में मैंने बताया 5 सदस्य होते थे। शिल्प कला समिति का काम क्या होता था? भवन का निर्माण होना, जैसे सरकारी बिल्डिंग बननी है या कहीं पुलिया बननी है, पुल बनना है, कहीं सड़कें बननी है, साफ सफाई होना है। तो ये सब व्यवस्था कौन देखता था? सही है ना? शिल्प कला समिति देखती थी। और इसके अलावा बाजार में व्यापार होता था, वाणिज्य व्यापार होता था कि नहीं होता था? तो वाणिज्य व्यापार देखने वाला कि व्यापार सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका लेखा जोखा कौन रखता था? एक दूसरी समिति रखती थी, वाणिज्य व्यापार समिति होती थी। वाणिज्य व्यापार समिति होती थी दूसरी। और तीसरी समिति होती थी, भाई बाजार में उत्पादन हो रहा है, उत्पादन में मिलावट ना हो, उत्पादन में
मिलावट ना हो। तो बाजार निरीक्षक समिति होती थी। कौन सी? बाजार निरीक्षक समिति होती थी। बाजार को निरीक्षण करने वाला, बाजार, चूँकि बाजार में क्या काम होता है? उत्पादन का काम होता है, सामान बनते हैं, सामान में कोई मिलावट ना कर सके, इसलिए कौन सी समिति थी? बाजार निरीक्षक समिति थी। ठीक है। और इसके अलावा एक समिति होती थी, कुछ नगर के लोग विदेश में रहते थे, दूसरे देश में रहा करते थे, वहाँ के देशों को जो है कोई बीमार हो गया, दवा दारू भेजना, वहाँ के लोगों की व्यवस्था करना, लाना ले आना, तो एक विदेश समिति थी। क्या समिति थी? विदेश समिति थी। ठीक है, विदेश समिति का काम था ये। और 1 2 3 4, और इसके अलावा विदेश समिति के अलावा एक समिति जो है आपकी थी, उसमें 1 सेकंड देखना पड़ेगा। और एक, हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण समिति है जो मैं भूल रहा हूँ, जनगणना समिति थी। एक कौन सी समिति थी? जनगणना समिति थी। जनगणना देखो हमारे यहाँ आधुनिक समय में कब से शुरू हुई है? 1872 से। 1872 में पहली जनगणना हुई थी और 1881 से नियमित जनगणना शुरू हुई। हर 10 वर्ष पे जनगणना कब से शुरू हुई है? 1881 से। लेकिन देखो यहाँ पर मौर्य प्रशासन में जनगणना का विभाग ही अलग से था। जनगणना का विभाग था। नगर में कितने लोग जन्म लिए, कितने लोग मरे, इन सब का लेखा जोखा कौन रखता था? जनगणना समिति रखता था। कौन रखता था? जनगणना समिति। तो इनका लेखा जोखा जनगणना समिति रखता था। और इसके अलावा एक और समिति थी जो नगर था वहाँ से कर वसूलता था, नगर से कर वसूलता था। तो कर वसूलने वाली समिति थी, कर वसूलता था, तो कर वसूलने वाली समिति थी। यानी वहाँ पर जो निर्माण हुआ, व्यापार हुआ, उन सब पर क्या लगेगा? कर लगेगा। कर से ही पूरी व्यवस्था चलती थी। तो इस तरीके से इंडिका में ये 6 प्रकार की समितियों का उल्लेख मिलता है। किसमें? मेगास्थनीज की किताब इंडिका में। कौन कौन सी समिति थी? फिर से मेरे साथ दोहराओ। शिल्प कला समिति और वाणिज्य व्यापार समिति, बाजार निरीक्षक समिति, विदेश समिति, जनगणना समिति और कर वसूलने वाली समिति। तो ये 6 प्रकार की समितियों से नगर का प्रशासन चलता था। और ये नगर का प्रशासन किस प्रकार से था? क्षैतिज प्रशासन था। यानी नगर को अलग से व्यवस्थित करने के लिए प्रशासन चलाया गया था। आज भी नगर का प्रशासन अलग से चलता है भाई, सारे काम तो होते हैं, उसमें भी बाजार निरीक्षक होता है, एक होता नहीं मार्केटिंग इंस्पेक्टर, पीसीएस के थ्रू जो है, पीसीएस जो है अलाइड में है, उसके थ्रू जाता है व्यक्ति जो है मार्केटिंग इंस्पेक्टर बन करके, जो निरीक्षक ही तो करता है कि कोई सामान में मिलावट ना करे। देखो कितना बेहतरीन वहाँ बना दिया था, पहले ही ये सारी व्यवस्था थी उस समय कि जो है दशहरा दिवाली में मिठाइयों में मिलावट ना करे, तो निरीक्षण करने जाएगा, बाजार निरीक्षक समिति निरीक्षण करेगा कि जो है कहीं उसमें व्यवस्था गड़बड़ तो नहीं है। तो इस तरीके से ये सारी साफ़ सफाई पे उस समय भी ध्यान दिया जाता था। जो कौन सी समिति करती थी? शिल्प कला समिति का काम था साफ़ सफाई का ध्यान देना। तो इस तरीके से ये कौन सी समिति हो गई? ये कौन सा प्रशासन हो गया? नगर प्रशासन। ठीक है। अब नगर प्रशासन के बाद हम लोग देखेंगे सैन्य प्रशासन। देखो सैन्य प्रशासन का भी संचालन जो है 6 समितियों से होता था। इसका भी संचालन कितनी समितियों से किया गया है? 6 समितियों से सैन्य प्रशासन होता था। ठीक है। अब इसमें 6 समितियों में एक अलग अलग समितियां थीं। एक तो जो है पैदल सेना का निरीक्षण करने वाला था, पैदल सेना का निरीक्षण करने वाला। ठीक है। पैदल के बाद में जो है घोड़े के सेना का निरीक्षण करने वाला ये समिति थी। और घोड़े के साथ साथ में हाथी के जो है हस्ती सेना का निरीक्षण करने वाली समिति थी। और हाथी के साथ साथ में रथ सेना भी थी, तो रथ सेना का निरीक्षण करने वाली एक समिति थी। ठीक है। और इसके अलावा जल सेना की निरीक्षण करने के लिए एक समिति थी, जल सेना। ठीक है। तो 5 हो गए। अब एक और है, पैदल सेना, घोड़ा सेना, हस्ती सेना, रथ सेना, जल सेना। और इन सबको युद्ध के समय खाना पीना पहुंचाना, तो एक समिति थी रसद समिति। एक समिति कौन सी थी? रसद समिति। रसद मतलब खाना आपूर्ति करना, खाना पीना पहुंचाना। युद्ध के समय अगर ये सारे लोग लगे हुए हैं युद्ध में, जो है युद्धरत हैं, तो उनको खाना पहुंचाना, ये सब काम खाना पीना पहुंचाना कौन समिति करती थी? रसद समिति करती थी। तो इस तरीके से सैन्य का प्रशासन 6 समितियों के माध्यम से चलता था। ठीक है। घोड़े इसको अश्व समिति भी कह सकते हो। घोड़ा का मतलब क्या होता है? अश्व। ठीक है। तो इस तरीके से 6 प्रकार की समितियों की सहायता से सैन्य प्रशासन उस समय का चलता था।
ठीक है। और जो इसका मुखिया होता था, मुखिया उस समय का कहलाता था, जो मंत्रिणा का ही जो है मंत्री होता था, जो मंत्रिणा होता था, जिसको कितने हजार वेतन मिलते थे मंत्रिणा को? 48,000 पण। 48,000 पण क्या मिलता था? वेतन मिलता था। 48,000 पण वार्षिक वेतन इसको मिलता था। और ये इन सब का क्या होता था? सेनापति होता था। इन सब का जो मुखिया होता था क्या कहलाता था? सेनापति। और सेनापति हमने देखा मंत्रिणा का ही सदस्य था। सेनापति किसका सदस्य था? मंत्रिणा का। तो सेनापति को क्या मिलते थे? 48,000 पण वार्षिक वेतन मिलता था। और सभी युद्ध के समय, अब सेनापति तो जाएगा नहीं, तो सेनापति, अब चूंकि सेनापति सभी प्रकार के सेनाओं का जो है लीडर था, लेकिन इन सबको, सारी सेनाओं को लीड करने वाला युद्ध के समय कौन लीड करता था? तो वो नायक लीड करता था। कौन करता था? नायक। अब सभी प्रकार के सेनाओं का मुखिया क्या कहलाता था? नायक। यानी अलग अलग जो सेना, जैसे पैदल सेना है तो पैदल सेना के आगे कौन खड़ा होगा? नायक खड़ा होगा। घोड़े की सेना है, घोड़े की सेना का आगे कौन खड़ा होगा? नायक खड़ा होगा। हाथियों की सेना है तो हाथियों की सेना के आगे कौन खड़ा होगा? नायक खड़ा होगा। गज कहते हैं ना, हाथी को गज कहते हैं, घोड़े को अश्व कहते हैं। तो गज सेना आ जाए कहीं तो दिक्कत मत कर देना, ठीक है। और हाथी जो है रथ में भी मिचे होते थे, कहीं कहीं तो जो है 12-12 जो हाथी घोड़ों के 12-12 घोड़ों के रथ दिखे गए हैं। तो इस तरीके से रथ सेना का आगे जो मुखिया होता था क्या कहलाता था? नायक कहलाता था, ठीक है। ये देखो आज के वर्तमान के समय में जैसे हमारे यहाँ 3 मुख्य सेना है, जो है वायुसेना, जल सेना और थल सेना, ठीक है, जिनके अलग अलग सबके अध्यक्ष हैं, मार्शल हैं, ठीक है। और उन सबको कंबाइंड रूप से सीडीएस देखता है। यहाँ पर वही सीडीएस सेनापति हो गया। वही सीडीएस क्या हो गया? सेनापति। आज का जो सीडीएस है वो सेनापति के समान हो गया। और इन सब के ऊपर कौन बैठा है? राजा बैठा है। इन सब के ऊपर राजा बैठा है। तो राष्ट्रपति हो गया कि नहीं? देखो कितनी बेहतरीन व्यवस्था बनाई थी उस समय मौर्य शासन में, जो है सैन्य प्रशासन की यही व्यवस्था थी। और इस व्यवस्था को जो है आज भी कहीं ना कहीं हमको झलक दिखाई देती है। तो यहाँ पर आईएएस की परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न पूछ लेता है कि वर्तमान सैन्य व्यवस्था या वर्तमान प्रशासन किस तरीके से मौर्य प्रशासन से मिलती जुलती है? टिप्पणी कीजिए। 120 शब्दों में, 200 शब्दों में लिखने के लिए आएगा। आप लिख करके कल दिखाओगे मुझे, ठीक है। सैन्य प्रशासन को मतलब प्रश्न आप नोट कर लो कि वर्तमान सैन्य प्रशासन की व्यवस्था की झलक हमको मौर्य प्रशासन में दिखाई देती है। टिप्पणी कीजिए। वर्तमान सैन्य व्यवस्था का प्रशासन मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था में दिखाई देती है। इसकी झलक उसमें दिखाई देती है। इस पर टिप्पणी कीजिए, ठीक है। तो ये प्रश्न आप लिख करके दिखाओगे मुझे। तो सैन्य प्रशासन हो गया। अब देखो कोई भी देश संचालित करने के लिए राजस्व की आवश्यकता होती है। राजस्व की अर्थात कर की आवश्यकता होती है। तो राजस्व प्रशासन को भी हम क्षैतिज प्रशासन कह सकते हैं। राजस्व प्रशासन को भी हम क्षैतिज प्रशासन कह सकते हैं। अब राजस्व प्रशासन देखो उस समय राजस्व कर का जो मुख्य स्रोत क्या था? भूमि कर था। क्या था? भूमि कर। और भूमि कर कहाँ से आएगी? खेती किसानी से आएगी, भूमि से आएगी। तो इस समय भूमि 2 प्रकार की देखने को मिलती है। इस समय की भूमि कितने प्रकार की देखने को मिलती है? आज भी भूमि 2 प्रकार की है। या तो सरकार की ज़मीन होगी, जिसको गांव में हम लोग क्या कहते हैं? गांव में जो सरकार की ज़मीन होती है उसको क्या कहते हैं? जहाँ घूर लगाते हैं, ग्राम सभा की ज़मीन होती है। उसका कुछ और नाम भी है, कुछ नाम है, देखो मुझे ध्यान नहीं आ रहा। ग्राम सभा की ज़मीन को नजूल की ज़मीन, शहर वगैरह में नजूल की ज़मीन कहते हैं, ठीक है। तो उस समय जो नजूल की ज़मीन थी, जो सरकार की ज़मीन थी, उसको क्या कहा गया है? सीता। क्या कहा गया है? सीता। हाँ, सीता। जो उस समय सरकारी ज़मीन थी उसको क्या कहा गया है? सीता कहा गया है। देखो ये सीता मैं बताता हूँ क्यों आया है। जब राजा जनक जी उनके यहाँ सूखा पड़ा था तो उन्होंने स्वयं जो है खेती की थी, हल चलाई थी, ठीक है। और वहाँ से सीता जी प्रकट हुई थी, ज़मीन से ही प्रकट हुई थी, ठीक है। तो वहीं से ये शब्द चला आया है, इसलिए राजकीय ज़मीन को क्या कहा गया? सीता कहा गया, ठीक है। और जो इसका अध्यक्ष होता था क्या कहलाता था? सीता अध्यक्ष। राजकीय ज़मीन का जो मुखिया होता था वो क्या कहलाता था? सीता अध्यक्ष। और एक ज़मीन किसानों की होती थी, स्वयं किसानों की ज़मीन होती थी, ठीक है।
तो दो प्रकार की ज़मीन हमें देखने को मिलती है और इन दोनों प्रकार की ज़मीनों से राजस्व इकट्ठा की जाती थी। राजस्व की जो दर थी 1/4 से लेकर के 1/6 तक दिखाई देती है। 1/4 से लेकर के 1/6। अब बताओ 1/4 बड़ा है कि 1/6 बड़ा है? 1/4 बड़ा है। ठीक है, तो 1/4 से लेकर के 1/6 के बीच वेरिएट होता था। प्रश्न यहाँ पे आता है कि राजस्व की दर क्या थी? 1/4 से लेकर के 1/6। लेकिन अशोक जब शासक बना तो अपने जो है राज्याभिषेक से 20वें वर्ष वो जब लुम्बिनी जाता है, लुम्बिनी क्यों जानी जाती है? किसका जन्म हुआ था? महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ था। तो महात्मा बुद्ध जी की ज़मीन पर जब जाता है अशोक, तो वहाँ पर कर की दर को कम करके 1/8 कर देता है। कितना कर देता है? 1/8। क्यों कर देता है? क्योंकि उसका धर्म परिवर्तन हो गया था, उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था, तो उसने वहाँ के लोगों को रियायत देने के लिए उन पर राजस्व कितना कर दिया था? 1/8। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो चाणक्य था बहुत चालाक था। जो सरकारी ज़मीन थी, सरकारी ज़मीन पे वो क्या करता था? युद्ध में कैदी बंदी बनाए जाते थे। ठीक है, युद्ध में कैदी बंदी बनाए जाते थे और कुछ लोग दास होते थे, कुछ दास होते थे। अभी तक हम लोगों ने उसमें देखा कि शूद्रों को इस प्रकार से कार्य करने का कोई अधिकार नहीं था। यहाँ पर शूद्र लगाए गए। ठीक है, तो चाणक्य ने बहुत चतुराई से बंदियों को, दासों को और जो शूद्र थे उन सबको लगा करके जो सरकारी ज़मीन थी उस पर क्या कराता था? कृषि कराता था। अब जब कृषि अधिक होगी, सरकारी ज़मीन पे कृषि ज़्यादा होगी, तो उत्पादन क्या होगा? बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा तो फिर राज्य की राजस्व बढ़ेगी, राज्य की राजस्व बढ़ेगी, राज्य की राजस्व बढ़ेगी तो लोगों को नौकरी ज़्यादा मिलेगी, नौकरी ज़्यादा मिलेगी तो लोगों की आमदनी बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी तो फिर खर्चा बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा तो फिर से जो है उत्पादन होगा, लोग मांग बढ़ेगी तो पूर्ति करने के लिए उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो फिर से लोगों को नौकरी मिलेगी। तो इस तरीके से चाणक्य ने उस समय अर्थशास्त्र की ये सोच विकसित की थी। लेकिन उसने किताब क्या लिखा था? अर्थशास्त्र। लेकिन उसमें लिखा क्या था? राजनीति लिखी थी। लेकिन उसमें राजस्व के बारे में इन सारी चीज़ों का जिक्र किया था कि एक राज्य कैसे समृद्ध हो सकता है। अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को देखें तो उसके आधार पर राज्य को समृद्ध कर सकते हैं। अभी तक बंदियों को क्या है? बंद करके रखा जाता था, यातनाएं दी जाती थी, कोड़े मारे जाते थे। लेकिन यहाँ पर बंदियों के माध्यम से उसने काम लेना शुरू कर दिया। ठीक है, दासों के माध्यम से राजकीय भूमि पर काम लेना शुरू कर दिया। तो इसके कारण जो है कहीं ना कहीं राजस्व में वृद्धि हुई। इसीलिए मौर्य समाज जो था बहुत ज़्यादा संपन्न हुआ करता था। तो इस तरीके से अब देखो, इसको आज से भी हम देख सकते हैं। वर्तमान समय में भी बंदी जो उसमें बंदी होते हैं उनसे पत्थर उत्थर तोड़ाया जाता है कि नहीं, कार्य लिया जाता है कि नहीं, तो ये सब व्यवस्था हमको वहाँ से दिखाई देती है। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या हो गया? राजस्व प्रशासन। अब देखो, किसी भी राज्य को संचालित करने के लिए गुप्तचर व्यवस्था बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। गुप्तचर व्यवस्था, गुप्तचर का मतलब क्या होता है? जासूसी। हाँ बिल्कुल, जासूसी। वर्तमान समय में कौन कौन करता है? जैसे IB इंटेलिजेंस ब्यूरो, CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, CID ये करती है, रॉ करती है। रॉ मतलब रिसर्च एनालिसिस विंग, रिसर्च एनालिसिस विंग। ये सब वर्तमान समय में गुप्तचर संस्थाएं क्या हैं? गुप्तचर संस्थाएं। और ये व्यवस्था मौर्य काल में दिखाई देती है। मौर्य काल में ये व्यवस्था दिखाई देती है। इस समय गुप्तचर की जो है दो व्यवस्थाएं थी। एक को संस्था कहा गया है, एक को क्या कहा गया है? संस्था। और एक को संचरा कहा गया है। दूसरे को क्या कहा गया है? संचरा। संस्था का मतलब कुछ लोगों का जो है संस्था बना करके फिर गुप्तचरी करवाना। और ये मोस्टली क्या होते थे? स्थिर होते थे। कहीं एक जगह पर इनको रख दिया जाता था, वहाँ से गुप्तचरी करते थे। जैसे आप लोग स्टूडेंट हो, अब जैसे हमारे प्रिंसिपल साहब जो है कुछ लोगों की टोली बना दे स्कूल में, हर क्लास में, फिर कहें उनसे गुप्त रूप से पूछें कौन सा टीचर कैसा पढ़ाता है। ठीक है, कौन सा टीचर कैसा पढ़ाता है, तो ये क्या हो गई? जासूसी हो गई कि नहीं? गुप्तचरी व्यवस्था हो गई। तो ये संस्था, यानी विद्यार्थियों की सहायता ली गई, संस्था में विद्यार्थियों की सहायता ली गई। इसी प्रकार से कुछ महिलाओं की टोली बना दी गई, कुछ महिलाओं के माध्यम से सहायता ली गई। ठीक है, और दासों की टोली बना दी गई। तो इस तरीके से कुछ संस्थाओं का निर्माण करके और जो है चाणक्य या राजा क्या करता था? गुप्तचर के माध्यम से उस क्षेत्र की जानकारी लेता था। क्योंकि देखो हमेशा यहाँ डर बना रहता था कहीं कोई व्यक्ति विद्रोह ना कर दे और जो है शासन सत्ता राजा के हाथ से निकल जाए। तो और जो संचरा होती थी, संचरा का मतलब क्या होता है? संचरण करना। ये किस शब्द से बना है? संचरण करना। संचरण करना अर्थात ये यहाँ पर जो
ये होते थे गुप्तचर, वो अस्थायी होते थे, वो इधर उधर घूम घाम करके गुप्तचरी करते थे। जैसे अभी वर्तमान समय में कोई पाकिस्तान में पकड़ा जाता है, कोई कहीं पकड़ा जाता है भारत का, और उनको यातनाएं दी जाती है, तो इस तरीके से व्यवस्था थी। यानी विदेश में, देश के अंदर घूम घूम करके वो सूचनाओं को इकट्ठा करते। और देखो इतनी ज़बरदस्त व्यवस्था थी कि राजा कहता था कि अगर मैं हरम में भी हूँ, अर्थात रानी के साथ अगर मैं शयनवास कर रहा हूँ, वहाँ भी अगर कोई गुप्तचर आता है तो 24 घंटे हमारे पास सूचना लेकर के आने के लिए खुली छूट है। मतलब इतनी ज़बरदस्त व्यवस्था बना रखी थी। तो इस तरीके से गुप्तचर व्यवस्था इनकी बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत अच्छी थी। और इसके बाद में हम लोग बात करेंगे न्याय की बात करेंगे। न्याय प्रशासन कैसा था? देखो यहाँ पर न्यायालय जो है वो दो प्रकार के देखने को मिलते हैं। न्यायालय जो है दो प्रकार के देखने को मिलते हैं। एक जो है धर्मस्थीय न्यायालय कहा जाता है। एक क्या कहा जाता है? धर्मस्थीय न्यायालय। और एक है कंटक शोधन। एक क्या है? कंटक शोधन न्यायालय। देखो आज भी जिलों में मुख्य रूप से दो प्रकार के न्यायालय होते हैं, फौजदारी न्यायालय और दीवानी न्यायालय। होते हैं कि नहीं होते? फौजदारी न्यायालय और दीवानी न्यायालय होते हैं। तो जो धर्मस्थीय न्यायालय था ये आज के दीवानी न्यायालय के समान था। ये कैसे था? दीवानी न्यायालय के समान था। दीवानी न्यायालय में क्या होता है? संपत्ति, धन संपत्ति, इसके विवादों को सुलझाया जाता है। जमीन का अगर आपके विवाद चल रहे हैं तो आप कहाँ जाओगे? दीवानी जाओगे। तो यहाँ पर जो है जमीन जायदाद संपत्ति, इसके मुकदमे कहाँ सुनवाई होते थे? धर्मस्थीय न्यायालय में। कहाँ होते थे? धर्मस्थीय न्यायालय में। और किसी के बीच लड़ाई हो गई, मारपीट हो गई, लाठी डंडा चल गया, व्यक्तियों के बीच झगड़े हो गए, तो कहाँ जाते हो आज के समय में? फौजदारी में। कहाँ जाते हो? फौजदारी में। तो आज का फौजदारी न्यायालय उस समय क्या कहलाता था? कंटक शोधन। कंटक शोधन अर्थात किसी व्यक्ति को जो दंड कर रहा है उसको शोध करके शुद्ध करना। कंटक मतलब दंड दे करके उसको शुद्ध करना, न्याय दे करके। तो कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय जो वर्तमान का है आज का, यानी विवाद जो होते थे, एक व्यक्ति दो व्यक्ति, इन व्यक्तियों के बीच जो विवाद होते थे उसकी सुनवाई कहाँ होती थी? फौजदारी में। और जो फौजदारी का जो दोनों न्यायालय में तीन जो है न्यायाधीश बैठते थे, तीन न्यायाधीश बैठते थे। और जो प्रमुख न्यायाधीश कंटक शोधन का होता था उसको क्या कहा गया है? प्रतिष्ठा। क्या कहा गया है? प्रतिष्ठा कहा गया है। प्रतिष्ठा या प्रतिष्ठा। कंटक शोधन का जो मुख्य 3 न्यायाधीश होते थे। जैसे इस समय भाई हमारे यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में जो है कितने न्यायाधीश हैं? इस समय 31 हैं। और उसमें एक क्या होता है? मुख्य न्यायाधीश होता है। तो ऐसे ही ये मुख्य न्यायाधीश क्या कहलाता था? प्रतिष्ठा कहलाता था। ठीक है। और जो धर्मस्थीय न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता था व्यवहारिक कहलाता था। क्या कहलाता था? व्यवहारिक। धर्मस्थीय न्यायालय का जो मुखिया होता था या मुख्य न्यायाधीश होता था क्या कहलाता था? व्यवहारिक। लेकिन इन सबको कहाँ जाना पड़ेगा? ये सब किसके अंडर में होंगे? राजा के अंडर में। क्योंकि न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? राजा होता था। सारी शक्तियाँ राजा में सन्निहित थी। अगर मान लेते हैं किसी ने मारपीट किया, जोड़ा झपड़ा किया और उसको यहाँ से न्याय लगा कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, तो ये कहाँ जा सकता था? राजा के पास। राजा के पास जा कर के राजा जो निर्णय कर दे वही माना जाएगा। और इसके अलावा जो है जनपद होते थे, जनपदीय न्यायालय भी होते थे। देखो कितने चतुराई से जो है उस समय मौर्य न्यायालय में एक जनपद न्यायालय भी बनाया गया। नगर न्यायालय भी था, जनपद न्यायालय भी था। जनपद न्यायालय का जो उच्च न्यायाधीश होता था उसको रज्जुक कहा गया है। क्या कहा गया है? रज्जुक। ये जो है अशोक के समय से दिखाई देता है। रज्जुक जो है अशोक के समय से। तो प्रश्न आएगा रज्जुक कौन था? जनपद का न्यायाधीश था। जनपद का न्यायाधीश। जैसे इस समय जनपद के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश कौन होते हैं? CJI। कौन होता है? CJ, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। CJI नहीं, हाँ उसका नाम देखो वर्तमान समय का। मुख्य न्यायाधीश जो होता है, दीवानी का अलग होता है और उसका जो है, वैसे दीवानी का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो DM ही होता है। कौन होता है? DM ही होता है, जो इस तरीके से सारे मामले देखता है। लेकिन जो फौजदारी का होता है वो ऊपर अलग से चलता है, जो कि PCSJ वगैरह से आते हैं, वो वहाँ जाते हैं। जो तुम कह रहे हो PCSJ बनने के लिए, तो अगर PCSJ बनकर जाओगी तो इसी तरीके से आप कहाँ जाओगी? कंटक शोधन में जाओगी। कहाँ जाओगी? कंटक शोधन में। कंटक शोधन में न्यायाधीश बन करके जाकर बैठोगी। तो इस तरीके से ये न्याय व्यवस्था होगी। अब न्याय व्यवस्था के बाद में जो है दंड मिलता है। न्याय व्यवस्था के बाद में
दंड का प्रावधान किया गया। तो देखो दंड के प्रावधान को हम दो भागों में बांट सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलती है। एक अशोक से पूर्व की व्यवस्था, एक जो है अशोक से पूर्व की व्यवस्था, अशोक पूर्व, और एक अशोक के समय की व्यवस्था। एक क्या? अशोक के समय की व्यवस्था। इसको हम दो भागों में बांट करके अध्ययन कर सकते हैं। देखो अशोक के पूर्व में जो व्यवस्था थी, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य। और चाणक्य क्या था? किस जाति का था? ब्राह्मण था। चाणक्य ब्राह्मण था। तो उस समय जो व्यवस्था बनाई थी, अशोक के पहले की जो व्यवस्था थी, उसमें दंड में विविधता दिखाई देती है। दंड में क्या दिखाई देती है? जातीय विविधता दिखाई देती है। जाति के आधार पर दंड निर्धारित होते थे। जैसे ब्राह्मण के लिए मृत्युदंड वर्जित था, ब्राह्मण के लिए मृत्युदंड वर्जित था कि मृत्युदंड, हाँ मृत्युदंड या अंग भंग, इस तरीके से दंड नहीं दिए जा सकते। समान जो है दंड, समान अपराध करने पर, जैसे किसी ब्राह्मण ने अगर किसी को मार दिया तो उसको मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। अगर किसी शूद्र ने किसी व्यक्ति को मार दिया तो उसको मृत्युदंड भी दिया जा सकता था। तो यहाँ पर न्याय जो दंड विधान है उसमें क्या दिखाई देती है? असमानता दिखाई देती है। हाँ हाँ, तो मृत्युदंड हो गया। अंग भंग मतलब जैसे मान लो आपने जो है किसी चोरी कर ली या किसी को किसी हाथ से मार दिया तो उसी हाथ को काट देना, ये क्या कहलाता था? अंग भंग। तो अंग भंग दंड भी दिया जाता था। हाँ, मतलब कोई विशेष अंग, जैसे मतलब जिस विशेष अंग, अभी ये अंग, ये वाले विधान कहाँ चलते हैं? अभी भारत में नहीं है ऐसा विधान। ये विधान अरब के कंट्रीज़ में चलते हैं। अरब के कंट्रीज़ में वहाँ पर जिस तरीके से आप जो है हरकत करोगे, अगर आपने जो है मान लो किसी को मारा एक हाथ से और उसी हाथ से मर गया तो वही हाथ काट लिया जाता। चौराहे पे ले जाकर काटते हैं अरब के कंट्री है। मरेंगे तो मार देंगे, वो तो मृत्युदंड है, वहाँ पर है, वहाँ पर तो मृत्युदंड है। और वो भी चौराहे पे लटका देते हैं वहाँ पे। और वो भी जो है मतलब ऐसे मृत्युदंड नहीं, पत्थर फेंक कर मारा जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि आसानी से प्राण निकल जाए, मृत्युदंड तड़फा के मारा जाता है। ऐसे मृत्युदंड का विधान है जो है मध्य पूर्व के देशों में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है और जो है कारावास भी था इस तरीके से। और इसके अलावा दंड के रूप में क्या था? जो है पैसे वैसे लेकर के, अर्थात क्या कह सकते हो, मतलब क्या कह सकते हो, पैसे वगैरह है, आर्थिक दंड, बिल्कुल हाँ गुड, आर्थिक दंड भी था। तो इस तरीके से दंड के ये प्रावधान थे। लेकिन अशोक ने क्या किया था? अब अशोक चूंकि पहले तो ब्राह्मण धर्म का था, बाद में ये क्या हो जाता है? बौद्ध हो जाता है। यहाँ पर इसने जो है समान न्याय की व्यवस्था स्थापित की, समान दंड की व्यवस्था स्थापित की। समान दंड, सबको बराबर मिलेगा। हाँ, जातीय आधार पे दंड जो है अलग अलग नहीं होगा कि कोई किस जात का है, कोई किस जात का है। सब जो जिस प्रकार से जो है अपराध करेगा उसको उस कैटेगरी में सभी जाति के लोगों को समान तरीके से दंड मिलेगा। तो ये अशोक ने किया था। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने दंड व्यवस्था भी देख ली। तो ये पूरी जो है हमारी जो है पूरा क्या मौर्यकालीन प्रशासन इस तरीके से ख़त्म हो जाता है। लेकिन कुछ प्रश्न आते हैं जो हमने बताया था कि जैसे उसमें मंत्रिमंडल में कौन कौन से जो 18 वो थे तीर्थ, तो उनमें से कुछ महत्वपूर्ण तीर्थ है जो प्रश्न आते हैं, उन लोगों को देख लेते हैं हम लोग। उनको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अभी ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है तो उनके नाम नोट कर लो। इसलिए मैं नोट कर लाया हूँ क्योंकि वहाँ से प्रश्न आते हैं। जैसे 5-6 मंत्रिणा थे, पहले तो मंत्रिणा के नाम नोट कर लो। मंत्रिणा थे 5 या 6 मंत्रिणा हुआ करते थे। तो सबसे पहला तो प्रधानमंत्री होता था। कौन होता था? प्रधानमंत्री होता था। दूसरे नंबर पे पुरोहित होता था। कभी कभी प्रधानमंत्री ही क्या होता था? पुरोहित होता था। और तीसरे नंबर पे सेनापति होता था। कौन होता था? सेनापति होता था। और चौथे नंबर पे होता था सन्निधाता। कौन होता था? सन्निधाता। सन्निधाता का मतलब होता है कोषाध्यक्ष। सन्निधाता का मतलब होता है कोष का अध्यक्ष। कोषाध्यक्ष कहलाता था सन्निधाता। और 5वें प्रकार का होता था युवराज। कौन होता था? युवराज। युवराज अर्थात राजकुमार, जो राजा बनने के कगार में खड़ा हुआ है। राजा के मरने के बाद इंतजार कर रहा है कि बाप हमारे मरे फिर हम राजा बने, तो युवराज। तो ये 5 प्रकार के। और एक समाहर्ता भी बाद में जोड़ देता है अशोक। कौन क्या जोड़ देता है? समाहर्ता। समाहर्ता भी एक विशेष प्रकार का जो है मंत्रिणा था। तो इस प्रकार से 5-6 प्रकार के क्या दिखाई देते हैं? मंत्रिणा। और इनका वेतन कितना था? 48,000 पर्ण। और ये राजा के विशेष जो है सलाहकार होते थे। राजा के विशेष सलाहकार होते थे। तो यहाँ से ये प्रश्न आ जाएगा।
अब ये कहाँ से बनते थे? जो 18 तीर्थ थे, 18 तीर्थ में से ही विशेष जो है व्यक्तियों को बना दिया जाता था, क्या? मंत्रणा में शामिल कर। जैसे ये आज का जो कैबिनेट है, आज का जो कैबिनेट है वो मंत्रणा के समान ही था। कैबिनेट यानी कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वो उस प्रकार से ये मंत्री हुआ करते थे। ठीक है, तो कैबिनेट की व्यवस्था मंत्रणा से आज के समय में ली गई। हाँ, नहीं लिख पाए क्या? फिर और 18 तीर्थ में कुछ प्रमुख तीर्थ हैं, उनको भी नोट कर लो। 18 तीर्थ में तीर्थ कितने थे? 18। और तीर्थ क्या है? ये एक तरीके से मंत्री ही हैं, हाँ, जो विभागों के क्या हैं? मुखिया हैं, अध्यक्ष हैं। ठीक है, अब ये इनमें से कुछ, जैसे समाहर्ता मैंने बताया, समाहर्ता, बाकी जो मैंने 6-7 उसमें लिखाए हैं, 6-5 समाहर्ता भी लिखाया है, तो वो सब इसी में शामिल हैं, वो इसी में शामिल है। ठीक है, समाहर्ता भी है इसमें। समाहर्ता का काम क्या था? राजस्व विभाग का ये मुखिया होता था, राजस्व विभाग देखता था ये। ठीक है, तो प्रश्न आएगा समाहर्ता किससे संबंधित था? राजस्व विभाग से। ठीक है, और मैंने इसके पहले लिखाया था पुरोहित। पुरोहित का काम क्या था? हाँ, धार्मिक मामले देखना, धार्मिक मामले देखना, तो पुरोहित देखता था। ठीक है, और इसके अलावा अभी हमने बात की थी परदेष्टा की, परदेष्टा की बात की थी ना। परदेष्टा कौन था? न्यायाधीश था कि नहीं था? न्यायाधीश था। किसका न्यायाधीश था? फौजदारी का न्यायाधीश था। तो फौजदारी देखता था, फौजदारी न्यायाधीश था ये, फौजदारी का मामला देखता था, तो ये भी महत्वपूर्ण था। ठीक है, और एक मुख्य और देख लो, एक व्यवहारिक भी लिखाया था मैंने। व्यवहारिक क्या देखता था? दीवानी देखता था, व्यवहारिक दीवानी देखता था। ठीक है, तो दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश था। ये क्या था? कंटक शोधन। ये क्या था? कंटक शोधन। और ये क्या था? धर्मस्थलीय। व्यवहारिक धर्मस्थलीय था, और ये दीवानी मामला देखता था, व्यवहारिक हो गया। और एक अंतपाल होता था। अंत का मतलब सीमा के बाहर, सीमा के आसपास, यानी राज्य की सीमा के आसपास जो दुर्ग होते थे, दुर्ग मतलब जो किले होते थे, उन किलों की देखभाल करना, उनका प्रबंधन करना कौन काम करता था? अंतपाल। ठीक है, और इसके अलावा दुर्गपाल था। इसके अलावा कौन था? दुर्गपाल जो होता था वो राज्य के अंदर जो दुर्ग होते थे, किले होते थे, उनकी प्रबंधन करता था, उनकी देखभाल करता था। अर्थात मतलब वहाँ पर व्यवस्था सब कुछ सही चल रही है, वहाँ पर जो भी व्यक्ति रह रहे हैं। व्यक्ति कौन रहते थे जिन किलों में? राजा के ही लोग रहते थे, सामंत हो सकते थे या युवराज हो सकते थे। तो उन सब लोगों की व्यवस्था देखना कौन काम करता था? दुर्गपाल करता था, राज्य के भीतर। और राज्य के बाहरी सीमा के आसपास, सीमावर्ती क्षेत्रों में जो दुर्ग था, अंतपाल। दुर्ग अर्थात मतलब किलेबंदी कह सकते हो। अब चारों तरफ ऐसा तो दीवार तो कुछ जगह बनाई गई थी, जैसे चाइना ने क्या किया है, चीन की दीवार बना दी है, तो वो कुछ मतलब इस सामरिक दृष्टि से बनाया है। अब भारत ने जो है क्या किया है कि अपना हिमालय ने बना दिया है, आदमियों ने तो बनाया नहीं है, हिमालय ने बना दिया है। तो एक तरीके से अब उस वहाँ पर अगर अंतपाल, वहाँ पर कौन रहेगा? अंतपाल रहेगा हिमालय के आसपास। तो हमारे यहाँ अंतपाल इस समय जो है कौन है? BSF, अर्धसैनिक बल है, अर्धसैनिक बल लगा दिए गए हैं, BSF वगैरह, तो उनके मुखिया होते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? अंतपाल कहलाएंगे। तो इस तरीके से ये कुछ क्या प्रमुख क्या हो गए, जो है 18 तीर्थों में से प्रमुख तीर्थ हो गए। और 26 अध्यक्ष थे। 26 क्या थे? अध्यक्ष थे, जो आज के सचिव के समान हैं, आज के जो IAS सचिव हैं उनके समान हैं। अच्छा, इनका वेतन कितना था? इनका वेतन, तीर्थ का वेतन कितना था? 12,000 पन। तीर्थ का वेतन कितना था? 12,000 पन। ठीक है, 12,000 पन। और अध्यक्ष का वेतन कितना था? 1,000 पन। ठीक है, अब अध्यक्ष, कुछ महत्वपूर्ण अध्यक्ष थे, जैसे वाणिज्य विभाग देखने वाला क्या कहलाता था? पन्याध्यक्ष। वाणिज्य विभाग देखने वाला क्या कहलाता था? पन्याध्यक्ष। ये क्या देखता था? वाणिज्य व्यापार देखता था, वाणिज्य देखता था। कौन देखता था? पन्या। देखो, पण्य शब्द से बना है पन्या। पण्य शब्द का मतलब होता है व्यापार। पण्य का मतलब क्या होता है? अगर कॉमर्स जो पढ़ रहे होंगे तो कॉमर्स की शुद्ध हिंदी क्या है? पण्य। ठीक है, तो इसीलिए पन्याध्यक्ष कहा गया है। क्या कहा गया है? पन्याध्यक्ष। पन्याध्यक्ष हो गया। और इसके अलावा उस समय हमेशा से लोग दारू पीते आए हैं। ठीक है, आज भी दारू पी रहे हैं। दारू को क्या कहा जाता है? सुरा कहा जाता है, सुरा कहा जाता है। तो सुरा का अध्यक्ष क्या कहलाता था? सुरा अध्यक्ष। और अब दारू तो कहते नहीं भाई, अधिकारी होते तो दारू अधिकारी थोड़े नहीं कह देंगे, तो अब क्या कहते हैं? आबकारी निरीक्षक। क्या कहते हैं? आबकारी निरीक्षक। आब शब्द जो है वहीं से आया है, शराब से आया है। तो उसका निरीक्षक कौन होता है?
आबकारी निरीक्षक। तो सुराध्यक्ष क्या होता था, जो आज के समय में भी आबकारी निरीक्षकों की भर्ती होती है, ठीक है, आबकारी निरीक्षकों की भर्ती आज ही होती है। हमारा एक मित्र है राजेंद्र पाठक, हमारे ही नाम का है, हमारे साथ पढ़ा था, वो जो है झांसी में क्या है, आबकारी निरीक्षक है, ठीक है। छापा वापा मारता है कि कहीं नकली देसी शराब तो नहीं बन रहे हैं। तो ये सब काम कौन करता था, सुराध्यक्ष, कि कहीं पर दारू में मिलावट तो नहीं कर रहे हैं, या दारू तो नकली दारू तो नहीं बन रही है। तो ये सब कौन देखता था, सुराध्यक्ष। और इसके अलावा जो है कट्टी खाने थे जहाँ पर जानवर काटे जाते थे, तो वहाँ पर सूना अध्यक्ष होता था। कौन होता था, सूना अध्यक्ष। अर्थात कट्टी खाने को क्या कहा गया, बूचड़ खाना, ठीक है। तो बूचड़ खाने का अध्यक्ष कौन होता था, सूना अध्यक्ष। बूचड़ खाने का अध्यक्ष क्या कहलाता था, सूना अध्यक्ष। अब देखो हर जगह मार्केट में मापतोल होती है, सामान को मापा जाता है। तो उस समय भी देखो लोग मिलावट करते रहे होंगे, मतलब मिलावट के घटतोली करते रहे होंगे कि जो है दाना मार दिया, कम कर दिया, ज़्यादा कर दिया। ज़्यादा तो करेंगे नहीं, कम करेंगे। पेट्रोल में करते नहीं है। तो ये सब, हाँ, तो ये सब देखने वाला कौन था, पौतवा अध्यक्ष। ये सब कौन देखता था, पौतवा अध्यक्ष। यानी माप तोल को कौन देखता था, पौतवा अध्यक्ष। तो माप तोल देखने वाला क्या कहलाता था, पौतवा अध्यक्ष, ठीक है। और इसके अलावा राजकीय कृषि का अध्यक्ष कौन होता था, सीता अध्यक्ष। मैंने बताया ना, राजकीय भूमि को क्या कहा गया है, सीता। तो सीता अध्यक्ष, राजकीय कृषि की जमीन को देखने वाला सीता अध्यक्ष कहलाता था। और एक जो है आज भी धातु है, धातुएं उत्खनन की जाती ना, धातु निकाला जाता है, तो धातुओं को देखने वाला कौन होता था, लोहा अध्यक्ष होता था। कौन होता था, क्योंकि उस समय लोहा ही महत्वपूर्ण क्या थी, धातु थी। लोहा ही महत्वपूर्ण धातु थी, और इसी के बदौलत तो मगध का उत्कर्ष हुआ था। लोहे की खोज हुई, लोहे के हथियार बने, औजार बने, और तो उसने अपना साम्राज्य बढ़ाया और कृषि बढ़िया होने लगी। उसी समय जो है देखने को मिलता है महाजनपद काल में जो धान थी, धान की जो है बुआई के साथ साथ में रुपाई शुरू हो गई, क्योंकि अब जो लोहे के हल बने, जो फाल बने लोहे के, उससे गहराई में जो है जुताई होने लगी। और जब गहराई में जुताई होने लगी तो रोपण कृषि का वहाँ से क्या होता है, उदय होता है, ठीक है। पहले जो है पत्थर के जो है फाल लगे होते थे हल में, या लकड़ी के फाल लगे होते थे। तो अब इसके बाद जब लोहे की क्रांति आई तो इस तरीके से धातुओं को देख रेख करने वाला कौन होता था, लोहा अध्यक्ष होता था। तो ये प्रमुख अध्यक्ष हैं। ये प्रश्न आते हैं जो है छोटी छोटी परीक्षाओं में, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में, इसलिए मैंने इनको लिखाना वाजिब समझा। तो इस तरीके से पूरा हमारा क्या खत्म हो जाता है, मौर्यकालीन प्रशासन खत्म हो जाता है। अब कल हम लोग या तो अर्थव्यवस्था देखेंगे या समाज देखेंगे, जो भी हम देखते हैं।